आपकी स्क्रीन पर जो ये नक्शा दिखाई दे रहा है वो एक देश का हो सकता था। एक वक्त था जब इसी हिंदुस्तान को चीरता हुआ ये लाल नक्शा बनाया गया था। इसे आज हम रेड कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। आज यह इतिहास है, लेकिन कभी यह सच था। और इस सच को मुमकिन बनाने वाले लोग आईएसआईएस, बोको हराम और तालिबान के बाद दुनिया के चौथे दर्जे के सबसे खतरनाक आतंकवादी थे। वामपंथियों के द्वारा इन्हें गांधी बट विद द गन कहा जाता था, लेकिन वामपंथी खादी की आड़ में इनकी गांधीवादी बंदूक से निकली गोली ने एक चौथाई भारत को लहूलुहान कर दिया था। ये गांधी नहीं, आंधी थे, ये नक्सल थे। नक्सलियों की कायराना करतूत आई सामने। आईडी ब्लास्ट की चपेट में आए डीआरजी के जवान कि जानबूझकर पुलिस का इंतजाम बिल्कुल नहीं किया गया था। लगातार फायरिंग, मतलब इस तरह से फायरिंग कर रहे जैसे कोई सेना युद्ध लड़ने आती दूसरे देश से। नक्सलियों ने एक ऐसा हमला किया जो कि आज हमारे देश पर एक धब्बा है। वैसे तो इनकी आधिकारिक उत्पत्ति भारत के पहले हिल स्टेशन दार्जिलिंग के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई थी, और इसी वजह से माओवादी विचार पर विश्वास रखने वाले इन माओवादियों को भारत में नक्सलवादी कहा गया। लेकिन नक्सलबाड़ी के नक्सल अपने घर में ज्यादा दिन नहीं टिक सके। इन्हें पश्चिम बंगाल में कुचल दिया गया और जन्म से शैशवावस्था में जा सके उसके पहले ही इन्हें अपना घर बदलना पड़ा, और उस क्रम में उन्हें घर नहीं बल्कि किला मिला, बस्तर और अबूझमाड़ के रूप में। और मुझे लगता है कि ये बातें आपको पता भी होंगी, लेकिन शायद ये सवाल आपके मन में ना कौंधा हो कि बंगाल से हजारों किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के बस्तर और अबूझमाड़ क्यों पहुंचे थे नक्सली, कैसे पहुंचे थे और क्या करने पहुंचे थे। इस वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। तो जवाब वैसे तो नाम में ही छुपा है। बस्तर शब्द विस्तृत का ही अपभ्रंश माना जाता है, और अबूझमाड़ असल में दो शब्दों को मिलाकर बना है, अबूझ और माड़। अबूझ मतलब जिसे बूझा ना जा सके, जिसे समझा ना जा सके, और माड़ मतलब घाटियां यानी पहाड़। लेकिन क्या होता जो सब कुछ इतना आसान होता इन्हीं अर्थों के बराबर। दरअसल इनके बस्तर आने की कहानी एक खौफनाक इतिहास की कहानी है। दरअसल जब हम इंसान बढ़ने लगे, हमारी आबादी बढ़ने लगी, हमने जमीनों के लैंड रिकॉर्ड बनाने शुरू किए। मुगलों के बाद जब अंग्रेजों ने कागजों की लकीरों पर यह तय करना शुरू किया कि अटक से कटक का भारत कैसा दिखाई देगा, तो अबूझमाड़ जैसे जंगल उन्हें समझ में ही नहीं आए। बस्तर का विस्तार उनके पैमानों पर फिट नहीं बैठ पाया। गोरे अंग्रेजों ने उन जंगलों को छुआ ही नहीं। जब छूने की कोशिश की तो 1910 में भूमकाल नामक एक बड़ा विद्रोह हुआ। ब्रिटिश वन नीतियां, बेगार प्रथा, जबरन कर वसूली और जंगल जमीन हड़पने के खिलाफ यह एक महान विद्रोह था, जिसका नेतृत्व गुंडाधुर नाम के एक व्यक्ति ने किया। गुंडाधुर आज भी बस्तर में किसी चमत्कारिक सुपर हीरो से कम नहीं माना जाता। उसने अंग्रेजों को घुटनों पर ला दिया। अंग्रेजों ने समझौते के तहत वहां राजा रुद्र प्रताप देव को पुनः सारे अधिकार वापस दे दिए। बस्तर ने अंग्रेजों को यह संदेश दिया कि यह धरती कभी किसी के आगे घुटने नहीं टिकेगी। इसके बाद जब काले अंग्रेज कुर्सी पर बैठे, भारत आजाद हुआ, तो उनकी नजरों में भी दिल्ली की चमक ही भाई। मसूरी के देवदार ज्यादा खूबसूरत लगे, हिमाचल का मौसम ज्यादा सुहाना लगा, बस्तर कहीं दूर सुनसान होता रहा। नेहरू सरकार ने ट्राइबल पंचशील सिद्धांत पेश किया। यह कहता था कि आदिवासी समाज को जबरन मुख्यधारा में नहीं लाना चाहिए और उनकी परंपराओं का सम्मान होना चाहिए। इंडियन स्टेट ने बेसिकली बस्तर जैसे आदिवासी इलाकों से एक सुरक्षित दूरी बनानी उचित समझी। 1961 की सेंसस रिपोर्ट में बस्तर जैसे जिलों में रोड डेंसिटी और इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस राष्ट्रीय औसत से बहुत कम दर्ज की गई। 1961 के सेंसस का आंकड़ा बताता है कि बस्तर में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर कुल सड़क डेंसिटी राष्ट्रीय औसत से, जो 10 से 12 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर था, उससे बेहद कम थी। 92% इलाका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं था। इस दौरान भारत आजादी के बाद डायनेस्टी पॉलिटिक्स की ग्रिप में और ज्यादा कसने जा रहा था। जवाहरलाल नेहरू की बेटी होने की योग्यता धारण करने वाली इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनना था। 1966 में दिल्ली का ताज उनके सिर पर सज भी गया। इसके बाद आई 1969 से 1974 की चौथी पंचवर्षीय योजना। बस्तर और पीछे रह गया था। राष्ट्रीय औसत 16 किलोमीटर से ज्यादा का हो गया था, और बस्तर में रोड डेंसिटी 4 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर से भी कम रह गई थी। अस्पताल, स्कूल, पुलिस स्टेशन, डाक खाना जैसी मूलभूत सुविधाएं इतनी कम थी कि वे केवल सरकारी उपयोग के लिए ही उपलब्ध थी।
बेसिकली इंडियन स्टेट बस्तर की पहुंच से बहुत दूर था, या यूं कहें कि इंडियन स्टेट चाहता ही नहीं था कि बस्तर जैसे इलाके उनके करीब आ सके। जिन राजनेताओं को भारत सपेरों का देश है यह बताने में आनंद आता था, उन्होंने इसे सपेरों का ही देश बनाने के लिए काम किया। अभी तक बस्तर के आदिवासियों को अंदाजा ही नहीं था कि देश के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है, लेकिन देश बड़े उथल पुथल से गुजर रहा था। अब बस्तर से निकलकर बंगाल चलिए और कहानी के दूसरे सिरे को देखिए और समझने की कोशिश करिए। साल 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले का नक्सलबाड़ी गांव। आजादी के बाद कागजों पर तो जमींदारी प्रथा खत्म हो गई थी, लेकिन जमीन पर असली मालिकाना हक गरीब किसानों को नहीं मिला था। अभी भी वो मजदूर और बटाईदार थे। भारत आजाद हुआ था, लेकिन भारतीय आजाद नहीं हुए थे। बस गुलामी की बेड़ियों की चाबी के मालिक भर बदले थे, और इसी इमोशन को बल तब मिला जब पुलिस की गोली से एक ऐसे ही किसान की मौत हो गई। वामपंथी भारत में आजादी से ही मजबूत थे और चीन में माओ त्से-तुंग की सशस्त्र क्रांति से बड़े प्रभावित थे। नक्सलबाड़ी उनकी प्रयोगशाला बनी। कानू सान्याल और चारू मजूमदार जैसे जमींदार बैकग्राउंड से आने वाले लोग उन गरीबों के कथित मसीहा बने। पॉलिसी पैरालिसिस का नतीजा रहा कि पुलिस और गरीब किसानों में झड़प हुई और एक दरोगा की हत्या कर दी गई। जवाब में पुलिस ने नरसंहार किया। इसमें 9 महिलाओं और 2 बच्चों सहित 11 लोग मारे गए। चारू मजूमदार ने एनाइलेशन ऑफ क्लास एनिमीज का कॉन्सेप्ट समझाते हुए लोगों को इकट्ठा किया। 22 अप्रैल 1969 को कानू सान्याल ने कोलकाता में CPI-ML की स्थापना की, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, जिसका उद्देश्य लोकतांत्रिक चुनावों का बहिष्कार कर सशस्त्र क्रांति के जरिए सत्ता हासिल करना था। चीन से ये प्रभावित थे और चीन इनसे प्रभावित था। चीन ने इस विद्रोह को स्प्रिंग थंडर ओवर इंडिया कहा और इसे माओवादी विचारधारा की जीत बताया। एक गांव से निकला यह माओवादी विचार बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तक फैल गया। लेकिन 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए भारतीय सेना, CRPF और स्थानीय पुलिस का एक साझा सैन्य अभियान शुरू किया, जिस ऑपरेशन को स्टीप लचेज कहा गया। बंगाल को चारों ओर से घेरा गया और नक्सली सिटिंग डक की तरह मारे गए। चाय के बागानों और अपेक्षाकृत कम डेंसिटी वाले जंगलों में इन्हें निर्मम ढंग से मारा गया। जुलाई 1972 में चारू मजूमदार को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ ही दिनों में पुलिस हिरासत में मजूमदार की मौत हो गई। महज 4 वर्षों में यह विद्रोह पूरी तरह से नेतृत्व विहीन हो गया और एक तरह से समाप्त हो गया, और जो बचे भी थे वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जान ही बचा पाए थे। इसी दौरान 1975 में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। नक्सलियों का सारा काडर अंडरग्राउंड हो गया। वो छोटे छोटे ग्रुप्स में बट गए। बेसिकली ये एक तरह का फैक्ट्री रिसेट का समय हो गया। और जब इमरजेंसी खत्म हुई तो नक्सली नेताओं के सामने उन्हें सुनने, देखने, समझने वालों की भीड़ खत्म हो गई। चीन में माओइज्म नए स्वरूप में उभर रहा था। माओ की मौत हो चुकी थी। 1977 में इंदिरा गांधी ने देश पर लगाई इमरजेंसी हटा दी थी, और अब जो विदेशी आका इन नक्सली की फंडिंग कर रहे थे उनके लिए एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया कि अब आगे और क्या। इस सवाल का जवाब जानने के लिए 1977 में नागपुर में CPI-ML का एक अधिवेशन आयोजित किया गया, और यही अधिवेशन उत्तर है उस बात का कि नक्सली बस्तर में ही क्यों गए। बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के नक्सली नेता नागपुर में इकट्ठा हुए और सवाल हुआ कि हमारा आंदोलन इतना जल्दी क्यों खत्म हो गया। मंथन हुआ और कुछ जवाब निकलकर सामने आए। पहला जवाब मिला कि उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था। दूसरा यह था कि चारू मजूमदार की एनाइलेशन लाइन का समर्थन करने के लिए उनके पास पब्लिक बेस नहीं था। तीसरा जवाब कि जिस कथित जंग की शुरुआत उन्होंने की वो काफी जल्दी हो गई, उस समय उचित नहीं चीजें थी। चौथा, जिस टॉपोग्राफी को उन्होंने चुना था वो गुरिल्ला युद्ध के लिए मुफीद नहीं थी। स्टेट आसानी से उन तक पहुंच सकता था। पांचवा, चीन का माओइस्ट मॉडल उन्होंने एकदम ही कॉपी पेस्ट कर दिया था, जो इंडियन सर्कमस्टांसेस के लिए सही नहीं था। इन नतीजों को उस अधिवेशन में हासिल किया गया, और उसके बाद इस अधिवेशन में एक रियर एरिया डॉक्यूमेंट बनाया गया, यानी एक हाइड आउट प्लान बनाया गया, जहां से वो फ्रंट की लड़ाई को कंट्रोल और सस्टेन कर सके। अभी तक जो लड़ाई नक्सल लड़ रहे थे वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी, लेकिन इस अधिवेशन में इन्होंने पूरी तरह से खुद को मिलिटराइज किया। आर्मी की स्ट्रेटेजी हाइड, बिल्ड, स्ट्राइक का फॉर्मूला बनाया गया। नक्सलबाड़ी उनका युद्ध का मैदान था, लेकिन वो वहीं पर खत्म कर दिए गए थे क्योंकि वो वहीं रह रहे थे। अब जिसकी तलाश उन्हें थी वो था एक किला।
कलकत्ता दिल्ली की रेलवे लाइन और कलकत्ता मुंबई की रेलवे लाइन के 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को उन लोगों ने छानना शुरू किया। इस पूरे इलाके के सर्वे के लिए 7 टीमें बनाई गई और वो सभी इस नतीजे पर पहुंचे कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का दंडकारण्य जंगल उनके लिए मुफीद है। दंडकारण्य का सबसे घना इलाका बस्तर में ही पड़ता था, यहीं अबूझमाड़ भी था। 1979 में करीब 50 नक्सली इस इलाके में घुसे और एक तरह से इलाके की रेकी की। और हमने आपको पहले ही बताया कि इंडियन स्टेट बस्तर और दंडकारण्य से खुद को कितना दूर रखे हुए था। यहां एक और कहानी जिसको आपको जानना चाहिए। साल 1966 में ही मध्य प्रदेश कांग्रेस की सरकार थी और राज्य की पुलिस ने एक ऑपरेशन किया। 25 मार्च को इस ऑपरेशन में बस्तर के राजा और पूर्व विधायक प्रवीर चंद्र भंजदेव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महज 35 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी। बस्तर का आदिवासी समाज प्रवीर चंद्र भंजदेव के पूर्वजों की पूजा किया करता था। यह घटना अपने आप में इतनी बड़ी थी कि बस्तर के आदिवासी सरकार शब्द से नफरत करने लगे, क्योंकि सरकार जब उनके यहां आई तो उसने उनके पूजनीय राजा को ही लील लिया था। और अब वापस आइए 1979 में। 1979 का बस्तर अपने आप में एक पहेली बन चुका था। बस्तर के आदिवासियों के मन में भारत राज्य की तत्कालीन कांग्रेसी सरकार के विरुद्ध आक्रोश था। जो भी सरकारी व्यवस्था उनसे इंगेज कर रही थी उसका उद्देश्य उनका शोषण करना था। विकास कोसों दूर था, व्यवस्था उनसे भी ज्यादा और दूर थी। और इन्हीं हालातों के बीच में 1980 के साल में आंध्र प्रदेश के बड़े माओवादी नेता कोंडापल्ली सीतारामैया के द्वारा पीपल्स वॉर ग्रुप की स्थापना की गई और प्लान बना कि दंडकारण्य में जाकर बंगाल वाली गलती नहीं करनी है। सबसे पहले वहां के आदिवासियों से सामंजस्य बैठाना है, अपने लिए काडर तैयार करना है। उन्होंने समझा कि हमारे हाथों में बंदूकें तो हैं, लेकिन उन्हें यह समझाना होगा कि इन बंदूकों की नाल उनकी ओर नहीं है, बल्कि उनकी ओर से सरकार के खिलाफ है। तेंदुपत्ता जिससे पूरे भारत में बीड़ी बनाई जाती है, वो आदिवासियों के लिए कमाई का एकमात्र जरिया था, लेकिन सरकार उसको रेगुलेट नहीं कर पा रही थी। नक्सलियों ने उसे रेगुलेट किया। वो खुद खरीदते और फिर बड़े बीड़ी कारोबारियों को बेचकर उसका उचित मूल्य इन आदिवासियों को देते। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नक्सलियों ने सशस्त्र लड़ाई लड़नी शुरू की। हालांकि ये बेहद लो प्रोफाइल रहकर ही काम कर रहे थे, लेकिन इतने लो प्रोफाइल और लो एफर्ट में ही नक्सलियों ने वो कनेक्ट आदिवासियों के साथ बना लिया, वो जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग वाली बात होती है, जो भारत सरकार इतने दिनों में कभी नहीं दे पाई थी। और इससे नक्सलियों को बदले में क्या मिला? नक्सलियों को हिंदुस्तान के दिल में ब्रीदिंग स्पेस मिला, उन्हें रीऑर्गेनाइज होने का मौका मिला। उन्होंने खुद के लिए यहां किला तैयार कर लिया, स्ट्रक्चरल एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया और मिड 80s तक इन्होंने करीब 100 गांवों को अपनी जद में ले लिया। सरकार क्या कर रही थी, कहां थी, मुझे नहीं पता। आपको पता चले तो मुझे बता दीजिए। लोकल मिलिशिया रिक्रूटमेंट इन लोगों ने शुरू कर दिया और सरकार को यह बात पता ही नहीं थी। हालांकि इस दौरान वो शांत दिखते तो थे, लेकिन थे नहीं। बस्तर अगर उनके लिए गोडाउन था तो आंध्र प्रदेश उनके लिए लेबोरेटरी थी। बंगाल की गलतियों से सीख कर वो आंध्र प्रदेश में अपने ऑपरेशंस कर रहे थे। स्कूल और कॉलेजेस उनके लिए रिक्रूटमेंट का इंतजाम करवा रहे थे। माओइस्ट डॉक्ट्रिन को इंडिया में कैसे अप्लाई किया जाएगा वो इसका प्रयोग कर रहे थे। आंध्र प्रदेश, खासकर नॉर्थ तेलंगाना बेल्ट, आदिलाबाद, करीमनगर, वारंगल जैसे इलाकों में नक्सल मजबूत हुए। दिन दहाड़े जमींदारों, व्यापारियों की हत्याएं की जाने लगी। इसी क्रम में एक दरोगा की हत्या कर दी गई। इसके बाद आंध्र प्रदेश की सरकार जागी और इसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई, ग्रे हाउंड्स। इसने नक्सलों पर क्रैकडाउन शुरू किया और तुरंत ही नक्सल वापस अपने सुरक्षित किले में आ गए। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर छिटपुट घटनाएं हो रही थी, लेकिन फिर भी वो बस्तर में सुरक्षित थे। मालोजुला, कोटेश्वरा राव, नाल्ला आदि रेड्डी, चेरुकुरी राजकुमार जैसे बड़े नक्सली नेता इसी दौर में आंध्र प्रदेश में मजबूत हुए, लेकिन फिर भी ग्रे हाउंड्स की वजह से नक्सल लंबे समय तक आंध्र प्रदेश में अपने आप को मजबूत नहीं कर पाए। बड़ी संख्या में उन्होंने जमीनें कब्जाई, लेकिन लंबे वक्त तक नहीं होल्ड कर पाए। वो गुरिल्ला मोड में ही उनको रहना पड़ा और बचने के लिए हर बार उन्हें भागकर बस्तर ही आना पड़ा। 85 से 90 का टाइम आते आते बस्तर में जनताना सरकार और अदालतें लगने लगी थी। 400 से ज्यादा गांव सीधे तौर पर नक्सल आर्मी का किला बनकर तैयार हो गए थे। गांवों को संगम के कॉन्सेप्ट पर आर्मी की डिवीजन के तौर पर तैयार किया जाने लगा था। नक्सली पूरी तरह अपना पैर फैला चुके थे। दूसरी तरफ इसी वक्त में भारत अपनी इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोल रहा था। 3 बार हमने पाकिस्तान को सीधे युद्ध में हरा दिया था, एक नया देश बना दिया था, परमाणु बम टेस्ट कर लिया था, लेकिन अपने घर के भीतर पनप रहे इस लाल आतंक पर हमारी आंखें बंद थी या हमारी सरकारें अपनी आंखें खोलना ही नहीं चाहती थी।
हालांकि सरकार की तमाम इग्नोरेंस के बाद भी नक्सलों के पास आदिवासी काडर वायलेंस के लिए मजबूत नहीं हो पाया था, कन्विंस नहीं कर पाए थे और वो किसी भी कीमत पर नक्सलबाड़ी वाली गलती नहीं करना चाहते थे। जब तक उनके पास स्ट्रेंथ नहीं होती, उनके लिए यह बात तय थी कि लड़ाई लड़ने के लिए बाहर नहीं निकलना है। बस्तर उनके लिए कुकून सा बन गया जिसमें वो सुरक्षित रूप से खुद को मजबूत कर रहे थे और इसके आइडियोलॉजिकल फादर्स यानी कम्युनिस्ट सरकार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए इन्हें और ज्यादा प्रमोट कर रहे थे। बेसिकली नक्सली बस्तर के मूल निवासी हो गए थे और सियासत उनके आसपास घूमने लगी थी। लेकिन 1990 में आकर नक्सलियों और वामपंथियों के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि हमारा जो मूल कॉन्सेप्ट था, पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ बैरल ऑफ गन, उसमें गन कहां है। और इस वजह से नक्सल्स के बीच विवाद भी जन्मने लगा। इसी वजह से पीपल वॉर ग्रुप के संस्थापक कोंडापल्ली सीतारामैया ने एक पत्र लिखकर यहां तक कह दिया कि दंडकारण्य का क्षेत्र उनके लोग राजनीतिक चेतना के नहीं है, उनके अंदर राजनीतिक चेतना नहीं है और इनका समाज व्यक्ति आधारित नहीं है बल्कि यह एक सामाजिक प्रणाली है। यहां कोई भी क्रांति नहीं हो सकेगी। और यह मौका था जब शायद बस्तर को इस जंजाल से मुक्ति मिल सकती थी, लेकिन जो नक्सली बस्तर में रह रहे थे उन्हें अंदाजा था कि सरकार के द्वारा इन आदिवासियों की अनवरत उपेक्षा एक न एक दिन रंग लाएगी। आंध्र प्रदेश में ट्रेनिंग पाकर बस्तर आए नक्सलियों के बड़े लीडर मुपल्ला लक्ष्मणा राव ने कहा कि हमारा प्लान सही दिशा में है, हमारा किला तैयार है, अब हमारी सेना को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और इसके बाद नक्सलियों ने रियर एरिया प्लान के बाद फ्रंट एरिया डोमिनेशन पॉलिसी पर काम करना शुरू कर दिया। 90 के दशक में उस रेड कॉरिडोर को एक्चुअल में रेड किया जाने लगा। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र आदि राज्यों में हिंसा की खबरें आने लगी, लगातार आईडी ब्लास्ट होने लगे और यह सब कुछ बस्तर के जंगलों से ही ऑपरेट होता रहा। बस्तर के जंगल और घने होते गए, सूरज की रोशनी और मध्यम पड़ती गई और सरकार शायद नींद से जागने के बारे में सोचना ही भूल गई। इस बस्तर और अबूझमाड़ से निकले नक्सलियों ने बिहार में जातीय नरसंहार किए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के ऊपर घात लगाकर हमला किया, पूरी की पूरी कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल का बम लगाकर कत्ल कर दिया, 2000 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों का कत्ल किया गया। 800 जिलों वाले भारत के करीब 200 जिलों में लोकतंत्र की सरकार नहीं बल्कि नक्सलियों की जनताना सरकार के इशारों पर कामकाज होने लगा। सोच कर देखिए, जो नक्सली एक वक्त पर पश्चिम बंगाल के एक जिले को नहीं होल्ड कर पाए, बस्तर को उन्होंने दशकों तक गुलाम बना के रखा। बस्तर खनिज संपदा से लेकर रमणीय स्थानों तक का स्वामी था। इसी दंडकारण्य में श्री राम ने वनवास काटा था। हमारी सरकारों ने उस जगह को नक्सलियों के हवाले कर दिया था। भारत ने पाकिस्तान और चीन के साथ इंच इंच जमीन की लड़ाई लड़ी है। क्या हुआ कि हमारी सरकारों ने 1/4 भारत को नक्सलियों के हाथों में जाने दिया था। नक्सलियों ने बस्तर इसलिए नहीं चुना था कि वहां से चीन की सीमा लगती थी या पाकिस्तान का कोई लश्कर नेटवर्क था, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारी सरकारों ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। एक्सपर्ट ग्रुप रिपोर्ट ऑन डेवलपमेंट चैलेंजेस इन एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज 2008 के द्वारा भी इसी बात को पॉइंट आउट किया गया। कहा गया कि आइसोलेशन और राजधानी और सरकार से उनकी दूरी ही उस दुर्भाग्य का कारण है। सरकार ने अपने मौलिक काम, न्याय की स्थापना तक को करने का काम नहीं किया। और मैं ये कहने में गुरेज नहीं करता हूं कि दरअसल बस्तर को नक्सलियों ने नहीं चुना था, बस्तर हैंडओवर किया गया था। बस्तर जिस हाल में था उन्होंने खुद नक्सलियों को इन्वाइट किया था। मैं रेड कॉरिडोर को देश के ऊपर बना एक नक्शा नहीं मानता, बल्कि ये गवर्नेंस के खालीपन से भरा हुआ लाल रंग था। तत्कालीन सरकारों ने वो गलतियां की थी जो एक वक्त पर इरिवर्सिबल लगती थी। रेडियो पर खबरें सुनने वाले लोगों को याद होगा कि कभी उन्हें यकीन ही नहीं होता था कि हम इससे मुक्त भी हो सकेंगे। लेकिन आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बस्तर बदल रहा है। ये पूरी व्यवस्था को नकार कर हाथ में हथियार उठा लोगे, ऐसा कैसे चलेगा? और जस्टिफाई जो करे उनको मैं कहना चाहता हूं, वो समय चला गया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हथियार उठाएगा उसको हिसाब चुकाएगा। पिछले एक दशक में 10,000 से ज्यादा माओवादी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। जनताना सरकार का नाम लेवा कोई नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि उस गैप को भरा गया है जो दशकों दशक से बढ़ाया गया था। 7,000 से ज्यादा मोबाइल टावर लगे हैं। बस्तर के एकदम अंदरूनी इलाकों में भी 250 किलोमीटर से ज्यादा नई सड़कें बनाई गई हैं। राशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड और अन्य सरकारी सुविधाएं भी पहुंच रही हैं। कम से कम 50,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट प्लान इस समय बस्तर में एक्टिव है।
और कई बार मैं सोचता हूं कि शायद बस्तर को यही पहले मिल जाता तो कहानी कुछ और होती। अरुंधति रॉय शायद गांधी का इतना बड़ा अपमान नहीं करती कि नक्सलियों को डिफेंड करने के लिए उन्हें नक्सलियों को गांधी बट विद द गन का तमगा देना पड़ा। मैं एक बार छत्तीसगढ़ गया हूं, शायद ये सब नहीं होता तो मेरे जहन में उस रात गाड़ी चलाते हुए उस खौफ का एहसास ही नहीं हुआ तो होता कि अगले मोड़ पर चाय की दुकान मिलेगी या हाथों में हथियार लिए कोई नक्सली। लेकिन सिलसिला फिल्म का अमिताभ बच्चन का पढ़ता हुआ मुझे गीत याद आता है कि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितना हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। आज वो सब करने का दिन नहीं है। क्या हुआ तो होता, तो क्या हो गया होता। आज आधिकारिक रूप से भारत सरकार ये ऐलान कर चुकी है कि ये सब इतिहास है और बस्तर और उसके साथ पूरा भारत एक नए भविष्य की ओर अग्रसर है। बस्तर की कहानी सिर्फ एक इलाके की कहानी नहीं है। बस्तर की कहानी सिर्फ कुछ हथियार बंद लोगों के द्वारा एक इलाके को कब्जा कर लिए जाने के बाद पूरे देश में बम फोड़ने की कहानी नहीं है। सुरक्षा बलों के कत्ल की कहानी नहीं है। उन मिनरल्स के रिसोर्सेज को ना यूज किए जाने की कहानी नहीं है। उस इलाके के पीछे रह जाने की सिर्फ कहानी नहीं है। ये कहानी उस बात को समझाती है कि जब व्यवस्था किसी भी चीज को इग्नोर करते हुए एक लंबे वक्त तक चली जाती है तो वहां पर फफूंद लगती है, वहां पर समस्याएं जन्मती हैं और उन समस्याओं को अगर लंबे वक्त तक छोड़ दिया जाए वो इतनी खतरनाक हो जा सकती हैं कि कई बार उन अंगों को काटा जाना हो सकता है। हालांकि हम इस मामले में बेहतर रहे कि चीजें बदली, हमारी सरकारों ने सुध ली। स्पेशली जो लास्ट 10 वर्षों में सरकार आई उसके द्वारा इतनी सुध ली गई कि उस रेड कॉरिडोर को पूरी तरह से मिटा करके हिंदुस्तान के जैसा एक रंग बनाया गया और आज हिंदुस्तान में उसी हम खड़े हैं। और आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही 31 मार्च को, तब आधिकारिक रूप से भारत इस करीब से करीब 5 दशकों की त्रासदी से मुक्त हो रहा है। और इस सब के लिए हम सभी को बधाई होनी चाहिए, सरकार को बधाई होनी चाहिए। हम सभी नागरिकों के तौर पर एक दूसरे को बधाई दे सकते हैं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप ऑप इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।